खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमीद बड़ी साहब, तैयार मलिक साहब, मैं हूँ काजी नाज़रीन। कालादम तहरीक तालिबान और हुकूमत के दरमियान जो एक टग ऑफ वार है, लब्बैक तहरीक लब्बैक के माबैन जो एक टग ऑफ वार चल रहा है, उसमें दो तरह के बयान आ रहे हैं, कह सकते हैं मुतज़ाद भी हो सकते हैं। एक वज़ीर बड़ी जो है वो एग्रेसिव पोजीशन ले रहे हैं, जबकि साथ साथ मुज़ाकरात की भी तलकीन आ रही है कहीं ना कहीं से हुकूमत की तरफ से। बलूचिस्तान का सियासी बहरान यकदम कैसे थम गया और क्या मामला है? उधर जहांगीर तरीन की वापसी पंजाब में क्या कुछ सियासी तब्दीली लेके आएगी या नहीं? और हुकूमती वज़रा का ये कहना कि महंगाई आलमी हालात की वजह से है, ये कहाँ तक दुरुस्त है? हमारे साथ एक माहिर भी होंगे। मगर बड़ी साहब, अब जो अगर मैं देखूँ चौधरी फवाद हुसैन साहब की जो आ रही है ट्वीट, अभी हम पढ़ के भी आपको सुनाएंगे, वो उन्होंने वाज़े किया है कि भाई जब तक आप सड़कें खाली नहीं करते और जो पुलिस को जिन्होंने जो है वो निशाना बनाया है उनको पुलिस हमारे हवाले नहीं करते तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। बट साहब, कोई रास्ता निकालेगी हुकूमत? क्या करेगी? बड़ी परेशानियाँ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई सब गुजारिश है, हमने हमेशा जिक्र किया है, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। पुलिस हमारी मुहाफ़िज़ है, उन पे गोली लाठी नहीं चलनी चाहिए, इसमें दो राय कोई नहीं। लेकिन फवाद चौधरी सबसे मेरी एक गुजारिश है, एक वज़ीर आज़म है आजकल मुल्क के, उनका नाम है गालिबन, पूरा नाम इमरान खान है जहाँ तक मुझे याद है। 2014 में धरना दिया था, उसको बदकिस्मती मैंने पूरा कवर किया था। क्या वो हेलीकॉप्टर से लाहौर से पिंडी गए थे इस्लामाबाद डी चौक में? इन्हीं रोडों को बंद करके गए थे। आज ये इन्होंने ट्वीट किया है, एक तरफ तो आज भी अहम अफराद ने इनके साथ मुज़ाकरात की कोशिश की, एक तरफ मुल्क का वज़ीर आज़म, इन्होंने 80,000 मुसलमानों को शहीद किया, जिसमें फौजी जवान, मलक साहब मैं जहां गलत हूं तो मेरी सलाह करना, अफसर जर्नैल, पुलिस वाले, आम शहरी, उनसे कहते आम माफी। दूसरी तरफ उसी जमात के 3-4 जमातों में रहने वाले मोहतरम फवाद चौधरी, कल आपके प्रोग्राम के क्लिप्स इन्होंने 4-5 लोगों को भेजे हैं। ओ भाई, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शेर खुदा का फरमान है, जिस शख्स के पास खोने के लिए कुछ ना हो उसे खौफज़दा ना करो। आप अभी बहुत छोटे हैं, बड़े हो जाए। खैर, वादिया कर चुके हैं, जब तक कालादम जमात के लोग सड़कें खाली नहीं करते और पुलिस को शहीद करने वाले मुजरिमों को अदारों के हवाले नहीं किया जाता, कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुहिब्बे वतन लोग इस एहतजाज से खुद को लाताल्लुक़ करें, अपने घरों को लौट जाएं, रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी का हिस्सा ना बने। एक तो ये कालादम में होनी चाहिए, इनसे फिर शेख रशीद ने मुज़ाकरात क्यों किए? दूसरी बात, मुहिब्बे वतन का NOC फवाद चौधरी साहब हम मुझे देंगे। मेरी ज़िंदगी के इस हिस्से में फवाद चौधरी मुझे मुहिब्बे वतन का NOC देंगे कि मैं मुहिब्बे वतन हूँ कि नहीं? दिस इज़ टू मच। इन्होंने इधर अंगूठा रखा हुआ, बस करें। अगर वो कानून की वायलेशन करता है, उसके खिलाफ कानून हरकत में आना चाहिए, उसको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन कानून आरिफ हमीद भट्टी के लिए भी वही होना चाहिए, इमरान खान साहब, नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी और साद रिजवी के लिए भी एक होना चाहिए। कानून ये नहीं कहता कि जो आपका प्यारा है उसे जुर्म करने दें। पुलिस वाले शहीद नहीं होने चाहिए। काश इतनी जुर्रत करते। अगर एक मॉब निकलता है, मैं आपसे बात करूं, रिजवी साहब जो खुद जो इनके जो सरबराह हैं वो पुलिस कस्टडी में है, अब एक जगह पे सिचुएशन क्रिएट होती है तो वहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। अब ये पुलिस में जिस तरह कल आके डोगर साहब ने कहा कि 4 बंदे जो है वो हमारे शहीद हुए पुलिस के, तो इसको कैसे या तो एक स्पेसिफिक जगह वहाँ जाके एहतजाज कर लें। काजी साहब, ये बात तो मैं कह रहा हूँ, पुलिस वाले हमारे मुहाफिज हैं, वो नहीं, हम भी शहीद हुए, हमारा ही खून है ना, कोई हमारा भाई चचा मामा होगा। लेकिन जब इनके लॉन्ग मार्च में शहीद हुए, वो किसी के बच्चे नहीं थे। सानिया मॉडल टाउन में 100 लोगों को गोली लगी, वो किसी की औलाद नहीं थी, वो सारे लावारस थे, वो सारे इस मुल्क के रिहायशी नहीं थे। क्या कानून सिर्फ इनकी ख्वाहिश और जिद के ताबे होकर रहेगा? सहाफियों को तो गुलाम बना लिया, कभी किसी को गोली, किसी को लाठी, किसी को गिरफ्तार, किसी के बीलाग भेजना, और कोई इनकी पंजाब की अहम तरीन वज़ीर साहब बैठ के कहते मैं फलां बंदे को नहीं छोड़ूंगा। क्या इस तरह ये हुकूमत चलाएंगे? इस तरह तो नहीं होगा। क्या हो गया? क्या करेंगे? 2-3 सहाफ़ी मर्डर हो जाएंगे, खुदा ना खास्ता, झूठे पर्चे हो जाएंगे, सो व्हाट? इनके रूहानी उस्ताद
मुशर्रफ साहब ने भी बड़ा जोर लगाया था। मैं कहता हूँ अगर ये गलत है तो इन्हें घर से निकलने क्यों दिया गया, पहले इनसे मुज़ाकरत क्यों किए गए। आज भी खबर आई कि साद रिजवी को बजाज टीवियों ने चलाई कि लेकर गए। भाई मान लिया ये अस्करी पसंद है आपके बकौल, तो फिर मुज़ाकरत क्यों कर रहे हो? मलक साहब आप बोल नहीं रहे आज। नहीं यार देखे ना मुज़ाकरात, मैं पहले से 60 फवाद चोरी के कुछ 60 सुनवाता हूँ आपको फिर। उन लोगों से आप क्या मुज़ाकरात करें कि जो कहें कि जो हमारा है वो हमारा है और जो आपका है वो भी हमारा है। व्हाट इज आवर्स एंड व्हाट इज योर दैट इज ऑल्सो आवर्स। तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जी मलिक साहब। काजी साहब मैं भट्टी साहब टी साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। मेरा ख्याल हुकूमतें जो अब क्लैरिटी नहीं ना किसी माशरे में, आप जब तक चीज़ों को सच की बुनियाद पे नहीं लेके आएंगे तो क्लैरिटी नहीं होती। जहाँ क्लैरिटी ना हो, खबर क्या है, खबर एक रोशनी है। मीडिया का क्या काम है कि अंधेरा ख़त्म करें। आप लोगों को जब रोशनी में ले जाएंगे तो सच का पता चलेगा। तो इस हुकूमत में जितना कन्फ्यूजन है, पता नहीं है इन्होंने क्रिएट किया होगा, ये इनका इंटेलेक्ट लेवल ही ऐसा है। कल अपना एक और हमारे वज़ीर हैं वाडा साहब, उनकी सुन लें। उन्होंने जो इंकशाफ किया वो तो गोल्ड मेडल है ना। वो फरमा रहे हैं कि जो नवंबर में हमारा मुआहदा हुआ है, ये वैसे अक्सर ही पसंद, वो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को इत्मीनान में नहीं लिया जी वजीर से। ये जो लीडरशिप में आती है ना, हमारी क्रिकेट की लीडरशिप में इमरान खान को ऑल टाइम ग्रेट कैप्टन कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है, और इमरान खान अपनी जगह 100 दफ़ा ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि टीम की जिम्मेदारी जो है वो कैप्टन की होती है। एंड प्राइम मिनिस्टर इज़ ए कैप्टन ऑफ द टीम। आप किसी वजीर को नहीं कर सकते तनकीद। अगर उन्होंने गलत मुआहदा भी किया, इसकी जिम्मेदारी कैप्टन पे है। अगर मुआहदा गलत किया है, गलत शिकों पे साइन किए हैं, और अगर वज़ीर आज़म को नहीं पता तो सारा फॉल्ट वज़ीर आज़म का है। ये बहस ही नहीं है मेरा लिए। हमें अब डार्क एज से निकलना पड़ेगा, हमें साइंटिफिक होना पड़ेगा। मेरा सीधा पॉइंट है इमरान खान के दौर डार्क एज नहीं, तो फिर आप कहीं तो आप इसको सही करेंगे ना। सिंपल सी पॉइंट है, आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि यार ये जो तंजीम है, ये जो कर रही है, ये पाकिस्तान लॉ के खिलाफ काम कर रही है, हम कानून को नहीं तोड़ने देंगे। खत्म हुई बात। सुबह नहीं, भट्टी साहब एक मिनट ज़रा। सुबह फरमा रहे हैं वज़ीर दाखिला साहब के मैंने सुबह तक मुज़ाकरात किए हैं, फिर वो कल फरमा रहे हैं कि मेरा फ़ोन भी खुला है। अभी तक पूरा पाकिस्तान को इन्होंने पागलखाना बना दिया है कि मुज़ाकरात करने हैं कि नहीं करने। ये कन्फ्यूजन है सर। एक बात बताएं, एक नज़ा है, एक लड़ाई जारी है। इस वक्त इंडिया में जो किसान है वो सड़कों पर है। आज फिर उनको कुचला गया, ट्रक के ऊपर कुचला गया। हुकूमत उनसे बात भी कर रही है, उनका एहतजाज भी जारी है। तो ये तो कोई जुर्म की बात नहीं है। इसको आप कैसे कह सकते हैं कि भाई आप ये ना करें, लॉ एंड ऑर्डर। अब क्या करें, आवाज बंद करें तो बम मार दिए। सारा जवाब गलत करेंगे ना। हाँ जी, किसान का इशू हो रहा है, इसे आप कह रहे हैं ये अस्करी जमात है। बकौल कुछ लोगों के, उसको भी खालिस्तान बनाने वाली जमात कह रहे हैं वो। मेरी अर्थ सुन लेना, इंडिया फंडिंग कर रहा है, इसका मतलब है आपने इसे दहशतगर्द करार दे दिया। दहशतगर्द से मेरे ख्याल में मुज़ाकरत नहीं होनी चाहिए। अगर ये दहशतगर्द हैं तो 4 दफ़ा पिंडी में फैदाबाद से इनके साथ किसने मुआहदे में साइन किए थे? मैंने तो नहीं किए थे, किसी साफ़ी ने तो नहीं किए थे, काजी सईद साहब ने तो नहीं किए थे। मैं कह रहा हूँ पुलिस पे गोली नहीं चलनी चाहिए, लेकिन ये कह रहे खाली हो जाए, पीटीवी पे हमला हो वो जायज़ है। वो पुप्पा जी की ग्राउंड है, असम्बली की तरफ अटैक करें। मैं 2014 में एयरबेस पे था तो मैं कहता रहा था कि ये जुल्म हो रहा है, 79 लोगों पर क्यों पुलिस फायरिंग कर रही है। उस दिनों का शॉट चलाए ना, यहाँ तो ये हमें इजाज़त दे कि हम उधर के टीएलपी का तमाम मनाजर दिखाएं ताकि लोगों को पता चले। फवाद चौधरी साहब ने फरमाया था कल 27 लोगों के पास क्लाशनकोव है। मैंने आज 4-5 वहाँ के मुतलका लोग भेजे। मैं क्या यार सिर्फ देख के आओ मज़ाहिरीन में किस किस के पास असला है, 4-5, और इसके बाद 3 पुलिस वालों से कसम से एक बंदे ने निकाला असला है। अब मुझे बताएं, अगर 27 लोगों के पास क्लाशनकोव थी, वो जेब में तो नहीं आ सकती? उनकी तस्वीरें जारी कर दें। उनके फायरिंग करते हुए जो खुदा ना हादसा हमारे मुहावजों को मारे, उनके साइन कर दें। यार ये मैं ये नहीं कह रहा कि इन किसी को गलत रियायत दे। अगर तरीके लबैक गलत है तो उसने फिर इलेक्शन में हिस्सा क्यों लिया? इन्होंने हुकूमत आए 3 साल हो गए हैं ना, तो इसे ख़त्म कर देते, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते। खुद कह रहे हैं, अदालतें कह रही हैं उसको रिहा करो। यहाँ तो एक फैसला कर लें भाई ये जमात मुल्क के लिए ठीक नहीं, इसको बैरूनी फंडिंग होती है, इसके ऊपर नहीं जाना। खुद जब इमरान खान साहब डी चौक में रोजाना तकरीर करते थे तो 10-12 अपोजिशन की जमातें अंदर कहती थी एक जत्थे को हुकूमत गिराने की इजाज़त नहीं दे सकती, उस जत्थे के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? उसने भी तो रास्ता रोका था। वहाँ लोगों के पास पैराशूट की सहूलत नहीं थी कि आप फ्लाइंग गियर लगा के ऊपर से चले जाएं। और मैं उस दिनों में उधर था, मेरी गाड़ी में फ्लाइंग गियर भी नहीं था।
मैं 3 किलोमीटर पैदल चल के आता था। मुझे सिर्फ ये बता दें, एहतजाज अगर पुरतशद्दद कर रहे हैं तो ज़रीनन कार्रवाई होनी चाहिए, कोई किसी के साथ रियायत नहीं। लेकिन ये क्लिप्स भेज के ब्लैकमेल करना, डराना, कभी किस साफ़ी को करना, कभी किसको करना, फेक न्यूज़ जुर्म है। लेकिन फेक बयान ना देना, अवाम के साथ फ्रेब करना, 22 करोड़ अवाम के ख्वाबों को तोड़ना, उससे बड़ा जुर्म है। हम देखें जहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, अब अगर आप ये जो 200 शहरों में कर्फ्यू लगा था अमेरिका में, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, क्या कर लिया था उन्होंने? जाके सीट पे नैन्सी पेलोसी की जो टेबल पे जाके जूते रख दिए थे। तो स्टेट के पास यही उसके पास होते हैं ना। असी एक ऐसे आदमी और एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ कैंसर का इलाज जड़ी बूटियों से होता है। अच्छा, डोंट यू थिंक दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट आउट ऑफ दिस क्राइसिस? मैं तो इसके एहतजाज ना मैंने करवाया है। मुझे बता दें, जब ये एहतजाज के लिए निकले थे उस वक्त क्रैकडाउन करके इनको क्यों नहीं पकड़ा गया? उस वक्त एक आफ्ताब क्रैकडाउन की बजाय इनके बात करके इनके साथ खड़े होके, नहीं तो पहले करते ना, इनका और दोनों का काज एक है, इनके साथ खड़े होके इसको रिजॉल्व करें कि हम कंडेम करते हैं। साहब 1 मिनट मुझे दें। अच्छा सुन लें, ये आज जिस जिद पे अड़े हैं ना, अड़े रहने दें इन्हें। आज नहीं, 6 महीने बाद नहीं, साल बाद नहीं, ये मामलात मुज़ाकरात की टेबल पे हल हों। ज़ाहिर है ये नोट मैं एक आपकी क्लैरिटी के लिए देखें, जो आप बात कर रहे हैं आपकी बात का आर्गूमेंट है, मगर इसका क्या आर्गूमेंट है? आपको पता है वो मुरीद के क्यों खड़े हुए हैं? उन्होंने क्यों पड़ाव वहाँ पे किया? नहीं, वो मैं कल की बात कर रहा हूँ। दिस वॉज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड देमसेल्फ। वो जा रहे थे इस्लामाबाद, उनसे हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि आप यहाँ पे GT रोड पे क़याम करें मंगल की रात तक। तो आपकी हुकूमत अगर बकौल उनके, अगर उनको इंडिया की फंडिंग आ रही है, वो कलाशनकोफें लेके आ रहे हैं, वो टेररिस्ट हैं, वो अक्सरी पसंद है, तो परसों तक तो आपको पता ही नहीं था। ये जो आपने उनको रोका है वो खुद नहीं रुके, आपने उनसे एग्रीमेंट किया कि आप मुरीद के रुके मंगल की रात जो कल गुजरी है, 8 बजे तक टाइम दिया, और उसमें ये कहा है हमारे वज़ीर दाखिला ने कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप कह रहे हैं वो अपना वो। अच्छा, आप इसमें क्या इनको, आपके ख्याल में इनको क्या, अब आप मैं एक फर्जी बात करता हूँ कि मेरे पास सारे इख्तियार है, मैं गवर्नमेंट हूँ, आप एहतजाज कर रहे हैं, इनको क्या दे दिया जाए? मेरा ख्याल एक प्रिंसिपल स्टैंड है, आप एक चीज़ पे खड़े हो, जहाँ फिर एक पोजीशन आप पर्टिकुलर पे रहें, इनकी जो लड़ाई है आप इसको कैसे हल करते हैं कि क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? आप एक तो वो कह रहे हैं ना, बस है मेरे ख्याल में सबसे खूबसूरत बात है पार्लियामेंट में एक जेन्युइन किस्म की डिबेट कराएं, सारी जमातें इकट्ठी हुई और जो वो सोल्यूशन निकालें वो सोल्यूशन है, और उसके बाद अगर ये 1 इंच भी उससे हिलें सबको पकड़ लें, ये सोल्यूशन है। अच्छा काजी साहब, मैं इसको हल देता हूँ। नंबर 1 तो अगर इनके नजायज़ मुतालबे हैं तो नहीं माननी चाहिए, मैं कह रहा हूँ। लेकिन मेरे में इतनी तो इनका मुतालबा है ना कि फ्रांस के सफीर वापस जाएं। मगर वो कह रहे हैं असेंबली में ले जाएं। उन्होंने मेरी जो बात हुई है हुकूमत के बकौल है, वो कह रहे हैं नहीं हमसे मुआहदा हुआ था, ये असेंबली में पेश करेंगे, डिबेट होगी, जो मर्जी हो। अगर वो मुतालबा तो वो गलत है, सफीर वापस नहीं जाना चाहिए। मुझे पता है हुकूमत की मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन आप 4 वादे झूठे कैसे कर सकते हैं? आप हाकिम है मेरे यार, मैं आप पे यकीन रखता हूँ कि मेरा वज़ीर आज़म जो कह रहा है सच कह रहा होगा। मेरा वजीर आके जो कह रहा है, एक तरफ तो आपने आंखों में पट्टियां बांध, तजर्बा तुम्हारा यही रहा है कि हमसे आज तक किसी को पुराने झूठ बोले नहीं। हमने TLP की बात बता ही नहीं सकते। वो कुछ आज वो हमें अलग गालियां दे रहे हैं कि आप हमारी कवरेज नहीं कर रहे, हमारे लोग जितने जाँ बाक हुए हैं वो नहीं ले रहे। हम तो दोनों तरफ से मार खा रहे हैं। नहीं, हमने किसी ने नहीं दिखाई बेचारा वो क्या हो रहा है। तो कह रहे हैं कि अगर ये पुरअमन प्रोटेस्ट है तो इस पर किसी किस्म का क्रैकडाउन नहीं होना चाहिए, और इनमें अगर ये असद उमर साहब ने कहा है तो फिर इसके सबूत लेके आएं। काजी साहब, ये भी आपका बताएं कि ये इंडिया का लिंक है। डेमोक्रेटिक और लीगल राइट है प्रोटेस्ट करना। अगर आप पब्लिक को तंग नहीं कर रहे, अगर आप पब्लिक की जो इमलाक है उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक पीसफुल एहतजाज का हक भी देता है, ये भी आप क्लियर करें पहले। बात यह है कि पीसफुल हक, जब आपके एक इतनी ही चार्ज जो मौजू है जिस पे मैं भी सेंसिटिव हूँ, मैं भी अपने बेफर सकता हूँ और मैं भी कोई ऐसा काम कर सकता हूँ, एक हमारी एक सेंसिटिविटी ऐसी है, तो यू आर प्लेइंग विद फायर। कमाल की सेंसिटिविटी है। 11 दिन हो गए, कल आपने इजलास बुलाया, अभी भी आज भी बात ही नहीं समझ रहे। अच्छा, पुरअमन एहतजाज की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे बताएं क्या, मुझे ये बताएं, मैं बिल्कुल इनके हक में हूँ और मैं भी उस लानती जिसने ये सारा गंद डाला है, जिसको जो हमें भुगतना पड़ रहा है, उस पर मैं 100 लानतें भेजता हूँ। मगर बात यह है कि हम अपने घर में
क्यों आग लगा के बैठे हैं? अच्छा काजी साहब, इसका मैं जवाब Tell me. मलक साहब भट्टी जरा साहब मुझे पूरा कर। मैं नंबर एक तो फ्रांस में किसी ने गुस्ताखी की है, इधर हमारा कसूर तो नहीं, हमारे बच्चों को मारो, हाँ जी बिल्कुल, चाहे TLP वाले मारे या पुलिस वाले मारे, हाँ। या किसी को पत्थर को लगाओ, किसी तरह तोड़ो, ये तो कोई जवाब ही नहीं है। जुर्म उधर हुआ है, गुस्ताखी उधर हुई है, नुकसान हम अपने मुसलमान भाइयों को कर रहे हैं, उसे तो कोई सपोर्ट कर ही नहीं सकता पुरतशद्दद का, ये तो कर ही नहीं सकता। ये जो फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि पहले जाएं, 3 दिन पहले इंटीरियर मिनिस्टर, जो असल इंटीरियर मिनिस्टर है शेख रशीद, कागजों में वो कह रहे मेरे मुज़ाकरात हो रहे हैं। मैं इस बात को मानूं, उस बात को मानूं, किसको मानूं, मैं किसको मानूं? मुझे एक और मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अब मुझे याद नहीं है, कोई दर्जनों इस्लामी मुल्क और भी तो हैं, सऊदी अरब है, 52-53 और मुल्क हैं, वहाँ भी लोगों के दिल ऐसे टूटे हैं जैसे मेरा दिल टूटा हुआ है। वहाँ पे हम देखते हैं कि वो इसका मतलब है कि वो शरपसंद, जिनको मैं वो गालियाँ यहाँ नहीं देना चाहता जो टीवी पे, क्योंकि बच्चियाँ और बेटियाँ भी देखती हैं जिन्होंने ये बातें की हैं, और हमारे जो हमारा मैं इस पर बात ज़्यादा नहीं करना चाहता, उनकी भी दिल टूटे हैं, मगर क्या उन्होंने अपने घरों में आग लगा ली उसके बाद? बिल्कुल, ये उन्होंने मुंह उधर करके कहा हाँ आलमी सतह पे इसको कंडेम करें, इनके खिलाफ कानून यानी असेंबली में भी बिल्कुल लेके जाएं, बात करें, मगर ये अपने लोगों को मेरे जो एक मिनट आपकी ये 3 साल ये और पिछले 5 साल आप सुन के हैरान रहे हैं कि दोनों, आपको पता है मैं आपको रियलाइज़ कराने लगूँ, पिछले 5 साल आपका वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ, 4 साल है, बीच में 1 साल वो आगे। सबसे कम असेंबली में आने वाले बंदे का नाम पता क्या है? नवाज शरीफ। सबसे कम 3 साल में सबसे कम असेंबली में आने वाले बंदे का नाम है इमरान खान। जब आपके लीडर ही ट्रस्ट नहीं करते जमहूरियत पे, पार्लियामेंट में, तो फिर इस तरह होगा। आप जब तक लोगों को डिस्कशन का मौका नहीं देंगे, आप पाकिस्तान का फेस नहीं बनाएंगे। पाकिस्तान की असेंबली में दुनिया का कौन सा इशू है जो मैं आपसे एक और बात कर रही हूं, ये तो बिलीवर ही नहीं है। आप तो पीछे रुक गए ना, मैं आगे चल के बताता हूं। जो असेंबली 1% लोगों को रिप्रेजेंट करती हो मालियाती तौर पर, सिर्फ 1% के लोग वहां पर पहुंचे, तो ना मेरे मजहबी जज्बात का कोई एहतराम होगा, ना मेरे राइट्स का कोई एहतराम। इसीलिए डिस्कशन मेरी समीक्षा देखे, फ्रांस में हुआ, इधर किसी की तोड़-फोड़ तो जायज़ है ही नहीं ना, इसमें तो छोड़ दे कोई भी है। लेकिन जब ये फैज़ाबाद धरना दे थे तो शाह महमूद कुरैशी क्यों गए थे? तरीके लबैक तो यही थी, उस वक्त भी तोड़-फोड़ कर रही थी। मतलब है ये क्या हमने म्यार बना लिया है? म्यार ये अब मैं इशू जेन्युइन है TLP का, और हम उसके साथ खड़े हैं इस मामले में, चाहे हुकूमत ने उसको कालादम करार दे दिया। हुआ ये है कि मैं अब आपको बताता हूँ, इस जेन्युइन इशू को उस वक्त एक्सप्लॉइट कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब, अब अपोजिशन बगलें बजा रही है, हम भी साथ खड़े होंगे और तनु सिद्धा करेंगे। ये क्या अपने रसूल के लिए ये सारी हरकतें कर रहे हैं? ये सिर्फ अपने पावर में पहुंचने के लिए सीढ़ी के तौर पर हम हमारे इनोसेंट लोगों के जो खूबसूरत जज्बात हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। साहब ये सियासतदान कर रहे हैं ना, हो सकता है जो पुलिस वाले शहीद हो हमसे करोड़ गुना ज्यादा और एहतजाज करने वालों से ज्यादा आशिक रसूल हो सकता है। हम कह सकते हैं वो बंदा जो मर गया है, शहीद हो गया, वो पुलिस वाला मुझसे ज्यादा आशिक रसूल। भट्टी साहब मैं फैसला मैं कौन करने वाला होता हूँ? भट्टी साहब मैं आप मेरे से ज्यादा अपना बड़े दिल के बंदे हैं, आप अल्लाह ताला आपको मजीद खुश रखे। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं अभी तक आ सकी कि दुनिया में लड़ाई होती है कंट्रोवर्सी, कि ये कह रहे हैं कि ये सफ़ेद है, मैं कह रहा हूँ काला है। मुझे आज तक कसम से समझ नहीं है कि पाकिस्तान में ये इशू है। मुझे तो समझ ही नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है पाकिस्तान में। आप बता दें मुझे क्या है। इमरान खान साहब कह रहे, मेरी सुन लेना, मैंने रियासत मदीना बनानी है, वो जब मदीना जाते हैं तो जूते अपने उतार देते हैं। एहतराम की ये हालत है। पाकिस्तान में कोई बंदा मुझे दिखा दें जो इस पर डिस्प्यूट करता है। हम सॉल्व नहीं कर सकते इशू। अर्ज ये है, ये तो हमारा दिमागी फेलियर है। अगर एयरपोर्ट से कोई जूते पहन के जाता तो वो गुस्ताखिर। मैं तो एहतराम की बात कर रहा हूँ आपसे। यार मैं भी उनसे बहुत ज्यादा अल्लाह के हुक्म से, नबी के साथ। तो फिर लड़ाई क्या है? नहीं, जब ना है लोगों को सीट पे बता देंगे और उसको ब्रेक और एक्सीलेटर में फर्क पता ना हो, तो फिर वो जहां ब्रेक लगानी होती है एक्सीलेटर दबाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। जहां स्पीड देनी होती है वहां ब्रेक लगा देता है, पीछे से गाड़ियां टकरा जाती हैं। ये इशू टैकल कादी साहब जो कहते हैं ना, आराम से हो सकता था। साद रिजवी इतना इशू नहीं था, सिर्फ उनसे जाके बातचीत करनी थी, उन्हें एंगेज करना था। आपकी खाली पुलिस नहीं होती, आपके वुज़रा होते हैं, इंतज़ामिया है, कमिश्नर है, DC है, होम सेक्रेटरी है, सारे हैं। इनका काम क्या है? प्रोटोकॉल करना। उन्हें एंगेज करते। काजी साहब क्यों वो निकले? उन्हें कहते भाई तुमसे ज़्यादा हम भी आशिक रसूल हैं। ये फ्रांस नहीं हो सकता, जो जायज़ मुतालबे हैं वो सुनते हैं, बाकी गलत काम नहीं होना, ब्लैकमेल नहीं होना। तो या अगर वो समझते हैं कि जी वो नहीं मान रहे तो उसको फिर पब्लिक करें। भट्टी साहब वो उसे फिर लोगों को फैक्ट्स तो बताएं। जब एक तरह मेरी आंखों पे हाथ रख के पूछोगे क्या हो रहा है, मैं क्या सच बताऊं? ये देखें ना, हमारे जो रियासती निज़ाम है उसके पास ताकत तो है,
अंदर की खबरें सबको पता है कि साथ को कई दफ़ा तो बुला के नेगोशिएशन आप भी कर रहे हैं, इस वक्त भी जारी है। आपने पिछले हफ्ते खबर दी है कि वो गवर्नर हाउस बुलाया, आज भी टीवी ने खबर दी कि 2 बंदों ने उनको वहाँ ले जाया गया। हम तो ये कह रहे हैं हमें एक दफ़ा क्लियर कर दें कि ये वाकई ही अस्करी पसंद है या मुहिब वतन है। आप तो मुझे लग रहा है किसी दिन ये हमें भी कह देंगे, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ये सारे साफी राख एजेंट है, अल्लाह ना करे इनके कहने से हम हो जाएंगे। वो हम इस मुल्क के लिए हमारा जान माल हाजिर है, लेकिन ये एनओसी ना बांटे। भाई साहब एक कमेंट मैं करना चाह रहा हूँ, हमारी जो ओवरऑल थिंकिंग है, ये हर एक जो मीडिया को पिंचिंग बैग बनाया हुआ, मलक साहब इस पे आप क्यों नहीं बोलते? जो बात बिल्कुल देखें, हुकूमत का काम तो है ना इसको मैनेज करे, वो मैनेज हो रही रहा, वो कभी मीडिया पे चढ़ गए, कभी यूट्यूब पे चढ़ गए। अब अपना काम करे जो करना है, हमें बाद में पकड़े, पहले अपना तो काम कर लें। मैं कल भी आपसे कहा है कि 12 दिन हो गए हैं, आधा पंजाब जो है वो प्रिजन में है ना, उनके पास कभी इंटरनेट होता है, कभी टेलीफोन बंद होता है। कल आपको पता है लोग सड़कों पे सोए हैं, बसों पे सोए हैं, और आपके साथ अगर आपकी बहू बेटी फैमिली हो और आप अगर पिंडी से लाहौर आ रहे हो, रात के 3 बजे हैं, आप बताएं क्या करेंगे? मुझे पता है उनके लिए क्या टॉर्चर आपने रखा हुआ है। मैं यही कह रहा हूँ ना, हुकूमत बेसिकली मसाइल के हल के लिए होती है, यही पॉइंट है। तो वो मीडिया में पड़े हुए तो पहले दिन से काई साहब मेरा मौक़िफ़ है, जो भी आज के रसूल है वो दूसरे शख्स की तकलीफ का बायस नहीं। हमारे साथ हैं साबका पुलिस ऑफिसर जनाब चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम चीमा साहब। चीमा साहब, ये अब रेंजर के हवाले किया जा रहा है, तो आप नहीं समझते कि पुलिस से ये मैनेजेबल नहीं था? ऐसा क्यों किया जा रहा है और कहाँ पे ऐसी कोताही हुई है कि इस इशू को जिस पे हम सारे यकजा हैं, हमारा मौक़िफ़ एक ही है, तो इस पे हम क्यों नहीं कंसेंसस कर पा रहे हो? अपने मुल्क में हम बदअमनी फैल रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, असल हक़ाइक़ जो हैं वो तो ज़ाहिर है मेरे पास नहीं है कि किस चीज़ के पेश नज़र उन्होंने रेंजर्स को बुलाया है। अगर आप मुझसे ज़ाती राय पूछते हैं तो मैं ज़ाती तौर पर रेंजर्स को बुलाने के हक़ में नहीं हूँ। मैं इस सिलसिले में कई बार लिख चुका हूँ अपने कॉलमों में कि देखें, जिस तरह यहाँ मैं लाहौर में भी रहा, किस ज़माने में यह था कि ऑपरेशन या बड़े रिस्की रेड्स के लिए हमें फोर्स जो है थानों से बुलानी पड़ती थी, कभी मिलती थी, कभी गाड़ी ख़राब है, कभी कोई मसला हो गया है, उसके लिए फिर एलीट फोर्स बनाई गई। अब हर जगह पंजाब के हर जिले में एलीट फोर्स हर वक्त तैयार होती है और वो दे आर हाईली ट्रेंड। इसी तरह वायलेंट क्राउड से निपटने के लिए बड़ी हाईली ट्रेंड स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और उसके लिए अलहदा फोर्स बनानी चाहिए। मैं इस सिलसिले में लिख भी चुका हूँ, ताकि कभी वो थानों से पकड़ दकड़ कर रहे हैं, उधर से मंगवा रहे हैं, ऐसी फोर्स हो। क्योंकि यहाँ देखें, आप मुझे अभी किसी ने भेजा है, बड़ा ही दुख हुआ है। कसूर का एक एएसआई, उसका छोटा सा बच्चा उसके साथ गोद में है, एएसआई, और वो फायरिंग से बेचारा शहीद हो गया है। इसी तरह को कांस्टेबल शहीद हो गया है। तो कितने दुख की बात है। लेकिन ये है कि फोर्स, मैं समझता हूँ पुलिस बिल्कुल अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो वो निपट सकती है, मगर शर्त ये है कि उसके साथ गवर्नमेंट पूरी तरह खड़ी हो। ये नहीं है कि एक तरफ तो उनको आगे करे, वो बेचारे जाने दें और दूसरे दिन ऐलान हो जाए कि हमने सबके मुकदमात भी वापस ले लिए हैं, सबको रिहा भी कर दिया है। तो अच्छा चीमा साहब गुजारिश है कि आपने लाहौर जैसे शहर में सर्व किया, मुझे जानता हूं उन दिनों हालात भी टफ थे। क्या जब आईजी पंजाब को यह भी पता ना हो कि 2 महीने बाद उसकी ट्रांसफर हो जाएगी, डीपीओ को यह पता ना हो कि सीएम मुझसे किस बात पे नाराज हो जाएगा, तो मोराल कैसे पुलिस का बुलंद होगा? मुझे रहनुमाई फरमाएं। नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। आप हक़ाइक़ से पूरी तरह बाखबर हैं और बहुत से लोगों से ज्यादा बाखबर हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की, और ये सारी चीजें ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो वाकई पुलिस को बहुत ज्यादा हौसला शिकनी का बायस बन रहे हैं, डिमोरलाइज कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ पुलिस अफसरों को, जिनसे भी बात करती हैं, वो बहुत ही उनका मोराल इज एट द लोएस्ट एब। तो उसके साथ अगर हुकूमत खड़ी हो, देखें इलेक्शनों में फौज का एक आदमी पोलिंग स्टेशन पे खड़ा होता है, किसी की बदमाशी की जरूरत नहीं होती। क्या वो फिजिकली पुलिस वाले से तगड़ा होता है? हरगिज नहीं। सिर्फ ये है कि उसका पूरा इदारा उस सिपाही के साथ खड़ा होता है। अगर पूरा इदारा मीन्स पूरी हुकूमत आप अपने पुलिस के सिपाही के साथ खड़ी हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। हर किस्म के चैलेंजेस से वो नबरदाजमा हो सकते हैं, निपट सकते हैं। सिर्फ ट्रेनिंग तो वो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि वो कमी है। मैं बारहा कह चुका हूँ, 2
दो बहुत बड़ी कमियां हैं। ये थाना अभी तक ठीक नहीं कर सके और क्राउड कंट्रोल के लिए प्रॉपर फोर्स जो ट्रेंड हो। अब अच्छा चीमा साहब, मैं गुजारिश करता हूँ, एक तो ये हुकूमत ये दावा लेके आई थी हम इस्लाहात करेंगे, आपका तवील तजर्बा है, क्या वो इस्लाहात कर पाए हैं अभी तक? आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक नहीं। और दूसरा, जो मौजूदा हालात है, आप गवर्नमेंट को कैसे एडवाइस करेंगे, कैसे इन्हें टैकल करना चाहिए कि हमारे मुहाफ़िज़ भी शहीद ना और एमिकेबली मसला हल हो जाए? देखें, वो आपने बात की कि जी पुलिस की रिफॉर्म्स का तो ये आलम है कि मैं समझता हूँ कि मैं अब क्या बात करूँ कि बदतरीन गवर्नेंस, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, आप बड़े बाखबर हैं कि बदतरीन गवर्नेंस है यानी पिछले 70-72 सालों में। और रिफॉर्म्स नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि ये है कि जी अहम ओहदों पे आईजी, इसमें कोई शक नहीं है कि ईमानदार है, बाज़मीर है, लेकिन जिलों में, बहुत से जिलों में बड़े नहायत बदनाम और करप्ट लोग इन्होंने लगाए हुए हैं। इसी तरह सिविल सर्विस में ऐसे ही है, करप्शन बेइंतहा है, कोई वो नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट क्या करे? देखें, यकीन जाने कि मैंने भी सीरत नबी की बेशुमार किताबें पढ़ी हैं, हाल ही में बहुत किताबें पढ़ने का मौका मिला। देखिए, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जाने आपकी नामूस के लिए, नाम के लिए कुर्बान हो जाए, हमारे लिए सबसे बड़ा एजाज है। मैंने खुद बहुत से उलमा से पूछा, सब ने कहा जी किसी भी सूरत में हुजूर नबी करीम का तो था ही है कि जी कोई ऐसी बात, कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसा काम ना हो कि मखलूक खुदा को तकलीफ पहुंचे, उनकी तकलीफ में इजाफा हो। रास्ता बंद कर देना इतना नापसंदीदा फेल था हुजूर के नजदीक। एक दफा कुछ साहबा जहाज से वापस आए, रास्ते में खड़े होकर बातें कर रहे थे, हुजूर ने इतना नापसंद फरमाया कि उनसे बात तक न की। रास्ते बंद कर देना, लोगों को, लाखों लोगों को तकलीफ पहुंचाना, और उसके नतीजे में कई लोग जो है वो वफात पा गए, बच्चे बीमार, बूढ़े बीमार। ये किसी सूरत जायज नहीं है। और ये कहना और फिर गालियां बक रहे हैं, लोगों की जायदादों को आग लगा रहे हैं, ये बिल्कुल इसके रिसालत। चीमा साहब, मैं आपके जो जज्बात थे शोधा है जो पुलिस के हुए हैं, मेरे भी वही जज्बात है, मैं आपका भी एहतराम करता हूँ, उनके लिए का भी एहतराम करता हूँ। मगर मेरा आपसे सवाल ये है कि 1.25 लाख लोगों की यूनिफॉर्म डिसिप्लिन फोर्स जिसकी ट्रेनिंग है और जिसका बजट तकरीबन 132 अरब का है और जो 155 अरब तक चला जाता है, मेरा सवाल ये है कि जब भी ये 2-3 साल से हम ये जो हो रहे हैं धरने, उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो पुलिस का होता है। ज़ख्मी भी होते हैं बेचारे, शहीद भी होते हैं, जान भी देते हैं। मैं उनकी कदर कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, मगर मेरा सवाल है मुझे तो शक पड़ रहा है इनकी अहलियत पे या इनकी ट्रेनिंग पे, वेयर वी आर रॉन्ग। और नंबर 2, अगर हमने हर मसले के हल के लिए रेंजर ही बुलानी है तो फिर हम पुलिस करके एक दफ़ा ही रेंजर ले आए। तकरीबन 1990 से मेरे ख्याल में कराची में रेंजर बैठी है, वहाँ पे पुलिस भी है, तो वाई देन वी हैव पुलिस इन पाकिस्तान? फेडरल गवर्नमेंट मुझे लगाना चाहती थी सिंध में आईजी, तो मुझे उस वक्त भी किसी साथी ने पूछा रेंजर्स, तो मैंने कहा जी नहीं, रेंजर्स के बगैर इंशाल्लाह हम लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे। मैं तो पहले गुजारिश कर चुका हूँ, मैं जाती तौर पर रेंजर्स बुलाने की कतन हक में नहीं हूँ। एक दफा बुलाई गई, कराची से निकली नहीं है, लेकिन बहरहाल इसका देखें एक खास पस मंजर है कि पुलिस पर ये सीधी फायरिंग करते हैं, गोलियां मारते हैं, लेकिन रेंजर्स तो फौज है। फौज जब आई 2014 में जब धरना हुआ, टीवी स्टेशन पे जब वो आ गए फौजी अफसरान, तो आगे से किसी ने कोई डंडा बुलंद किया या कोई जरा भी वायलेंस हुई, उसी वक्त खामोश हो गए। अच्छा चीमा साहब, मैं एक और बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जब रेंजर आती है तो सूबा से कितने पैसे उसको दिए जाते हैं वो, और वो किस बजट से जाते हैं उस रेंजर्स को? पैसे जो सूबे के पैसे जाते हैं वो किस बजट से जाते हैं? नहीं, वो तो जाहिर है कि जब बुलाया जाएगा तो आईएस ड्यूटी जिसे कहते हैं कि उसका स्पेशल अलाउंस, वो जाहिर है कि वो तलब करते हैं और उन्हें फिर वो दिया जाता है। लेकिन ये है कि आपने जो पहले बात की, मैं लिख भी चुका हूँ, जिसके अंदर पहले भी लिखा था कि यूरोप में भी बड़े वायलेंट क्राउड्स होते हैं, एजिटेशन होती है, मगर कभी ऐसा नहीं होता कि पुलिस आगे आगे भाग रही हो या पुलिस वालों को पकड़ के वो एजिटेटर जो तशद्दुद कर रहे हो। इसमें
बिल्कुल मैं मानता हूँ कि ट्रेनिंग की कमी है और इसमें अलहदा फोर्स इन्हें रेज करनी चाहिए लाहौर के लिए या और हर जिलों के लिए, और जो हाईली ट्रेंड हो, स्टेट ऑफ द आर्ट उन्हें ट्रेनिंग दी जाए और वो सिर्फ इसी काम के लिए हो। और जिस तरह लीड फोर्स हर तैयार होती है ऑपरेशन के लिए, रेड के लिए, तो ये क्राउड से निपटने के लिए हर रोज तैयार हो, मगर हाईली ट्रेंड हो और उस किस्म का भी क्राउड से। मेरा आखिरी मैं चीमा साहब नहायत एहतराम से आपकी मौजूदगी का फायदा, क्योंकि बड़े कम अफसर जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। एक डीसी भी होता है, कमिश्नर भी होता है, होम सेक्रेटरी भी होता है, पर्चे भी पुलिस पे होते हैं, सजाएं भी, तो फिर ये क्या करते हैं? इनका कौन नहीं है इंतजामिया का? देखिए अब मैं नहीं जानता कि कोई कवानीन में तब्दीली हुई या नहीं हुई, लेकिन दुनिया भर में अब लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्रोफेशनल पुलिस उसको हैंडल करती है। यहाँ भी जो कवानीन बने थे 2002 में, उसके मुताबिक ये था कि ये कंफ्यूजन दूर करो, डुअलिटी ऑफ कमांड खत्म हो, ये लॉ एंड ऑर्डर जो है सिर्फ पुलिस करे, उसके बाद जुडिशरी हो। तो अब जो है उनका मेरा ख्याल है कि किताबों में तो नहीं है, कवानीन में तो नहीं है, इनफॉर्मल सा हुकूमतों ने रोल रखा हुआ है कि भाई मीटिंग ज्वाइंट कर लो, वो देख लो। लेकिन इस तरह के वायलेंट क्राउड्स में हमने देखा है, मेरा भी यही तजुर्बा है 3 दहाइयों से ज्यादा, कि ना वो कभी कहीं नजर आते हैं और ना उनकी कोई इस तरह की वैल्यूएबल इनपुट होती है। अच्छा, माई लास्ट क्वेश्चन चीमा साहब, माई लास्ट क्वेश्चन। आपने तो बहुत लड़ाई लड़ी और हम आपके फैन भी हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, मगर इस पुलिस में हम जानते हैं कि यहाँ पे जो है जराइम पेशा लोगों को इंडक्ट किया गया और सीएम डायरेक्टली अपॉइंटमेंट करता रहा, एमएनएज को कोटे दिए गए, फिर यहाँ पे जो है शूटर और छाप जो है वह उनको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया, फिर ऐसे ग्रोह हैं वकला में कि जिनके हाथों हमारे भाई पिटते हैं और हम देखते रहते हैं, वैसे उनकी तो पुलिस रिफॉर्म क्या होनी है जो बुनियादी हमने रख छोड़ी हैं और जो इस इदारे के साथ कर छोड़ा है? चीमा साहब, आपने देखें, आपने खुद ही जवाब दे दिया कि जी वो वकला भी जो है वो जब और रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश नहीं कर सकेगी तो ये क्या होगा? अनार्की होगी मुल्क में, और क्या होगा? बहुत शुक्रिया चीमा साहब, बात करने को तो बहुत जी, मगर वक्त की कमी होती है। मगर बुनियादी जो नोट स्ट्राइक किया है चीमा साहब ने और हमने भी, कि जब आप अपने जराइम के लिए इदारों को इस्तेमाल करेंगे और जराइम पेशा लोगों को इंडक्ट करेंगे तो हम 2 दिनों में कौन सी रिफॉर्म कर लेंगे। बहरहाल अल्लाह करे ये हो और बेहतर हो। ब्रेक पे जाते हैं, अभी बहुत सी अहम खबरें जिस पर हम बात करेंगे। जहांगीर तरीन साहब की वापसी, बलूचिस्तान का बुरान और महंगाई जो कि बहुत बड़ा अजाब है और हमारे साथ चल रहा है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। एक तो बलूचिस्तान के सियासी बुरान लगता है एकदम से थम गया है और अब जो इस्तीफ़ा आने के बाद जो बजिंजो साहब हैं, अब देखते हैं सिचुएशन किस तरफ जाएगी। मगर वो बिला मुकाबला वो मुंतखब होने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सवाल जो हम यहाँ उठाते रहते हैं कि ये कितनी तब्दीलियाँ होती हैं, ये ऊपर ही क्यों रहती हैं, नीचे क्यों ट्रांसलेट नहीं होती? अच्छा भट्टी साहब, ये कैसे मुमकिन हुआ? देखें, जाम कमाल जो हुकूमत के कैंडिडेट थे वो हार गए, पहले 2 दफ़ा रिज़ाइन दिया नहीं दिया। अब उसके असरात मैं आपको कह रहा हूँ पंजाब में डिस्कशन और वफाक में शुरू हो गई है। होते नहीं होते मुझे नहीं पता, लेकिन ये सरमाएदारों का खेल है, यहाँ गरीब से कुछ नहीं होगा। मुझे बताएं, ये जो बिजली हर रोज़ आप महंगी करा रहे हैं, पेट्रोल महंगी करा रहे हैं, मेरी बच्चे ग्रोसरी लेके गए थे, वो कह रहे पिछले महीने की निस्बत 15,000 ज़्यादा आया। ये क्या कर रहे हैं आप? महंगाई पे छोड़ दें। हाँ, वो हुकूमतें चले गई, जाम कमाल करके चले गए, नए बजिंजो साहब आ गए या गालबर उन्होंने बिला मुकाबला हो गए हैं। तो ये आप पाकिस्तान के साथ कर क्या रहे हैं? देखिए बड़ी साहब, हम ये कर रहे हैं कि हटा देंगे, नई गवर्नमेंट आ जाएगी, जहांगीर तरीन साहब अब वापस आ चुके हैं, वो एक मेन प्लेयर हैं, उनका एक क्लाउट है, तो आपको लगता है कि वो ये पंजाब में कुछ कर पाएंगे? नहीं, वो उनके आने से मुझे बताएं, गरीब आदमी का रोज़गार बेहतर होगा, उसका बिल कम हो जाएगा ना, पेट्रोल का उसको सस्ता मिलेगा, वो बढ़ेगा, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में जा सकेंगे, नहीं, बीमारी में उसका इलाज हो सकेगा। अगर कोई जुल्म ज्यादती करता है, वो इंसाफ के लिए कोई एक अदारा बता दे जहां वो चले जाए। यहाँ पे सहाफत से लेकर सियासत तक एक ही बात है, कौन बनेगा वजीर आजम, कौन बनेगा वजीर आला, कौन बनेगा करोड़पति। तो फिर ये एक प्रोग्राम तो -1% शराफिया के हाथ इस मुल्क की भाग डोर है, फिर मैं और आप तो कीड़े मकोड़े हुए ना। बड़े साहब आप बताएं, कोई चेंज आ रही है? देखिए, आप करेक्शन करें, आपने कहा कौन बनेगा करोड़पति, ये इंसल्ट किया आपने पाकिस्तानी रूलर, अरबपति करेंगे। देखिए इसको करेक्शन,
माफी अब देखें, ये कबीरा गुनाह हो गया, ये गुनाह आपसे हुआ, आपने उनको लो लेवल पे ले आए। आई एम रियली, यू मस्ट अपोलोजाइज। जहांगीर तरीन साहब ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं नहीं कर रहा, उन्होंने लोधरा में लास्ट टाइम फरमाया था कि मैंने पंजाब हुकूमत बनाई है। और जो भट्टी साहब ने आपको जितनी ब्रेकी खबरें दी थी उन्होंने खुद जुबान से बता दी, कैडी सोनी बनाई है। तो एक एक्सपीरियंस बंदा आया है जो जिसके पास अल्लाह ताला ने पैसे भी दिए हैं, जहाज़ भी दिए हैं और उनके पास एक्सपीरियंस भी है। और भट्टी साहब ने आपको बिटवीन द लाइन खबर भी दे दी है कि बलोचिस्तान के बाद अब जो हीट है ना वो सारे कह रहे हैं अपना पंजाब से आने वाली है। मगर कल भी मैंने कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर पंजाब में, अच्छा बात मुकम्मल कर लें आप, पंजाब में अगर कोई रुकावट है, ये मेरी खबर है, मैं कल भी इस पर स्टैंड कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, नवाज शरीफ नहीं चाह रहा। और उसकी वजह वही है कि नवाज शरीफ चाह रहा है कि इतना ज़्यादा जो पंजाब में जो एक शक्ल, पता नहीं सच है झूठ है, लोग खुश नहीं है पंजाबी, तो चाह रहा है कि एक साल ज़रा और ये चूना छूटा ले लें ताकि हमारी बारी आए। मतलब आपको मौजूदा हुकूमत को अपोजिशन से ज़्यादा बुज़दार सबसे खतरा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? भट्टी साहब मैं आपको नवाज शरीफ रिकॉर्ड बता रहा हूँ, 10,000 बंदों से उसने कहा कि बुरदास को ना बदलो। मैं आपको खबर दे रहा हूं। हमारे साथ फ़ारूक सलीम लाइन पे हैं, देखें खतरे की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। मैं आपको एक शॉर्ट सुनवाता हूं, उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूं। जी सुनवाइए। We are one of the cheapest countries in the world। वो इसलिए कि हमारी इनकम लेवल कम है, तो हाँ हमारी उसी तरीके से हमारी कीमतें भी उस तरीके से कम है। दुनिया के जो सबसे कम कीमतें पाकिस्तान में हैं, चाहे वो अमीर मुल्क हो अमेरिका जैसा या गरीब मुल्क हो, पाकिस्तान से उसमें तेल की कीमत आज ज्यादा ही। हम पे प्रेशर आता जा रहा है कि आपने बहुत ज्यादा टैक्स छोड़ दिया है। अच्छा फ़ारूक साहब, डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि मैं अगर इन दो शख्सियात की जो एक मालियाती हैसियत माशाल्लाह है अल्लाह ताला के फजल करम से, उसकी बुनियाद रखूँ तो ये मुल्क बहुत सस्ता मुल्क है। मगर आप क्या समझते हैं ये अवाम के हवाले से ये स्टेटमेंट किस हद तक होल्ड्स वाटर? देखिए, अवाम बड़ी समझदार है, उसको मईशतदान नहीं चाहिए ये समझाने के लिए कि उसकी मईशत किस सिमत में जा रही है। यकीन कीजिए, उनको किसी वजीर आज़म की बात, किसी वजीर की बात, किसी तजवीज़ की ज़रूरत नहीं है जो उनको बताए कि भाई आपकी मईशत बड़ी अच्छी जा रही है। जब अच्छी जा रही होती है तो भी उनको पता है, जब अच्छी नहीं जा रही होती तो भी उनको पता है। आपको सीरियसली कोई, अगर मेरी जगह पे आप अपना ड्राइवर बिठा लें, अपना कोई आम जो राजा बाजार में आपको साथ मिले, उनको अपनी कुर्सी पे बिठा के, मेरी कुर्सी पे बिठा के पूछ लें, वो आपको मेरे से 100% ज़्यादा अच्छा जवाब देगा कि मईशत किस सिमत में जा रही है। देखिए, 3 तरीका कार है। इस वक्त जो सर्वेज हमारे सामने आते हैं उसमें तकरीबन 98% पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि उनका सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा बोझ जो है वो इफरात ज़र है, वो महंगाई है। अब उसके जांचने के, उसके नापने के 3 पैमाने हैं जो दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं। एक पैमाना ये देखा जाता है कि दुनिया में कितनी महंगाई है, आपके मुल्क में कितनी महंगाई है। वो भी हमने हफ्ता भर पहले देखा कि वो इकोनॉमिस्ट जो आलमी मैगजीन है उसने छापा है, कोई 44 या 45 ममालिक की लिस्ट है, उसमें पाकिस्तान का जो अफरात ज़र का रेट है वो दुनिया में 4था हाईएस्ट है, बुलंद तरीन है। हमारे से ऊपर शायद अर्जेंटीना, ब्राज़ील और टर्की हैं और 4थे नंबर पे पाकिस्तान आ रहा है। दूसरा पैमाना ये होता है कि आप अपने खित्ते में देख लें कि इंडिया में महंगाई का क्या रेट है, बांग्लादेश में क्या है, नेपाल में क्या है, श्रीलंका में क्या है। अगर आप इस खित्ते में देखेंगे तो पाकिस्तान का रेट जो है वो बुलंद तरीन है। वी आर नंबर 1, यानी कि इंडिया से तकरीबन 100% ज़्यादा है हमारा। इंडिया जाता है 4.5-5% पे, हम जाते हैं 8-9-10% पे। तो दुनिया में हम 4थे नंबर पे आ रहे हैं, खित्ते में हम पहले नंबर पे आ रहे हैं। और अगर आप अपने मुल्क के अंदर की तारीख देखें, अंदर की तारीख, तो आप सोचिए कि 3 साल पहले जो 35 रुपए का किलो आटा आज 70-75 पे है, ये आपको पाकिस्तान की 70 साला माशी तारीख में कोई भी 3 साल का दौरानिया ऐसा नज़र नहीं आएगा जिसमें आटे की कीमत जो है वो 100% बढ़ गई है। और यही वाला फॉर्मूला अगर आप चीनी के ऊपर लगा लें, जो 55 रुपए किलो से 3 साल में 110-115 पे चली गई, आपको पाकिस्तान की 70 साला माशी तारीख में कोई 3 साल का दौरानिया ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें चीनी की कीमत या बिजली की कीमत। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इधर गुजारिश करता हूँ साहब इल्म है, एक तो मेरा ख्याल है दोनों साहब कभी बाहर गए ही नहीं। उधर जो सेलमैन है ना किसी ग्रोसरी स्टोर पे, वो भी कम से कम 1000 पाउंड कमा लेता है और टैक्सी चलाता है 3000 पाउंड। 1000 पाउंड का मतलब है 2,35,000। चले इन दोनों साहिबान की
क्या नाम था आजकल इनका, एक तो शौकत तरीन साहब, दूसरे कौन साहब थे, हमारे वजीर हमाद अदर साहब। इन दोनों की तनख्वाह मैं 30-30 हज़ार कर दूं जो इस मुल्क के 90% लोगों की है, क्या इनकी राय फिर यही होगी कि पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है? इन दोनों साहिबान की इनकम टोटल 30,000 महीना हो तो। भट्टी साहब ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात कर दी, क्योंकि मुझे मेरा पिछले कोई हफ्ते 2 हफ्ते में तजुर्बा ऐसा हुआ है कि डाकखाने गया हूँ कुछ डाक डालने के लिए, तो वहाँ पे जो साहब थे उन्होंने एक कागज़ और पेंसिल मेरे सामने रखा और उन्होंने कहा जी 26,000 रुपया मेरी तनख्वाह है, 3 मेरे बच्चे हैं, आप मेरा बजट बना के देखें। अब मुझे भट्टी साहब कोई 25-30 साल हो गए हैं, मैं इस्लामाबाद में ही रह रहा हूँ और मईशत को कोशिश करता हूँ, तालिब इल्म के हैसियत से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कभी इस साल में ऐसा इत्तेफाक मेरे साथ नहीं हुआ कि मैं बाजार में निकलूं और लोग मेरे पीछे पड़ जाएं कि आप हमारा बजट बना के दिखाएं। देखिए लोगों की लिटरली इस वक्त कमर तो साल भर पहले टूट गई थी, अब उनकी चीखें निकल गई। मैं समझ नहीं पाता हूँ, आपने 30,000 रुपए की आमदन का जिक्र किया, अभी हमारे जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, जो ग्रेजुएट्स निकलते हैं यूनिवर्सिटी से, उनको 25-30 हज़ार रुपए की तनख्वाह नहीं मिल पाती। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि उसने कपड़े भी अच्छे पहनने हैं, उसने मोटरसाइकिल भी चलाना है, अब वो 137 रुपए का पेट्रोल भी डलवाएगा, तो खुदाया मेरी समझ से ये बाहर हो गया है कि तकरीबन 80 से 90% पाकिस्तानी जो हैं वो अपना गुजारा किस तरह कर रहे हैं। अब ये वज़रा हमें आके बताते हैं कि देखें हमने कारें ज़्यादा बेच ली हैं। अब कारों का मैं देखता हूं कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों में सिर्फ 2 करोड़ कारें हैं। कईयों के घरों में आप देखते हैं कि 2-2 कारें खड़ी हैं, तो 4 या 5% आबादी ऐसी है जिसके पास कारें हैं, तो बाकी 96-95% का जो हाल बुरा हो रहा है उसके ऊपर कोई फोकस करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं आज पढ़ रहा था, वर्ल्ड बैंक ने जो पाकिस्तान की इकॉनमी पे कमेंट किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगी अपनी एक, और इन्वेस्टमेंट बढ़नी चाहिए। मेरा आपसे सवाल ये है, जो जिस लेवल पे हम बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों को ले गए हैं, इस पैदावारी लागत को सामने रख के पाकिस्तान इस रीजन को, इस दुनिया में अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है? आपको बाखूबी मालूम है अपने सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं बढ़ा सकता। देखिए अगर यहाँ पे हम 22 या 23 रुपए जो हुकूमत हमें बताती है कि उसकी कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग, यानी कि बिजली का यूनिट जनरेट करने के लिए हुकूमत 22-23 रुपए फी यूनिट खर्च कर रही है। अब इंडिया में अगर उससे आधी कीमत में मिल रहा है, बांग्लादेश में उससे आधी कीमत में मिल रहा है, चीन में उससे आधी कीमत में मिल रहा है, तो हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो ये कैसे एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जबकि हमारा फोकस सारा का सारा जो रहता है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे रहता है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आप सोचिए कि हमने पिछले साल में 400 अरब रुपए की सस्ती बिजली फराहम की है, उनको 150 अरब रुपए की सस्ती गैस फराहम की है, उनको 200 अरब रुपए के सस्ते कर्जाजात फराहम किए हैं, उनको हमने ये ताकत के टीके लगाए जिसके नतीजे में एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की डेफिनेटली बढ़ी है। लेकिन जैसे ही आप ये टीके बाहर निकालते हैं और अगर आप IMF का हिस्सा बनते हैं, आपको मजबूर कर दिया जाएगा कि ये टीके आप। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैं बड़ा अहम, चूंकि वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इख्तिसाब करना चाहता हूँ आपसे, 3 मुल्क ऐसे हैं रिसेंटली जहाँ पे IMF के जो प्रोग्राम्स की वजह से वो तहरीकें बन चुकी हैं। एक सूडान है, उसमें वहाँ पे IMF का जो प्रोग्राम है उसकी वजह से, एक्वाडोर में अगर आप देखें, लेबनान की वजह से आप देखें, अब जितने मुल्क थे जिन्होंने ये प्रोग्राम किए थे वहाँ पे सोशल अनरेस्ट हो गया है। वाई डोंट वी सिट, हमारे इकोनॉमिस्ट बैठ के इसमें से निकलने के लिए बात क्यों नहीं करते? देखिए जैसे ही आपने इकोनॉमिस्ट का जिक्र किया, इसका मतलब ये है कि हुकूमती टीम जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। अगर टीम होगी नहीं तो फिर पॉलिसी नहीं बन पाएगी। पॉलिसी उस वक्त तक नहीं बन पाती जब तक आपके पीछे कोई टीम ना खड़ी हो। अब 40 महीनों में हमने 5 तो वज़राए ख़ज़ाना देख लिए हैं, 8-9 महीनों से ज़्यादा औसतन जो है वो एक वज़ीर ख़ज़ाना नहीं रहता, तो टीम तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। आप किन इकोनॉमिस्ट की बात कर रहे हैं कि आप और मैं 2-4 और इकोनॉमिस्ट को अपने दफ्तर में इकट्ठा करके ये पॉलिसी बना लूँ? तो ऐसे तो नहीं होने वाला। ये हुकूमती टीम चाहिए जो ये काम करे। और देखिए IMF की 74 साल तारीख है, उसने आज तक किसी भी बीमार मईशत को तंदुरुस्त नहीं किया। IMF एक सियासी इदारा है, मालियाती इदारा ज़रूर है, लेकिन उसके सियासी मालिकान हैं और उसमें से एक सियासी मालिक जो है वो अमेरिका बहादुर है।
और अगर आप उसके बोर्ड में जाके देखें तो अमेरिका बहादुर के पास 8,31,000 वोट है। यानी कि जब एक हाथ खड़ा होता है अमेरिका का IMF के बोर्ड के ऊपर तो 8,31,000 वोट खड़े होते हैं। उसके सियासी मकासद हैं। इसके हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि IMF का कोई मैंडेट नहीं है कि उसने पाकिस्तान की मईशत को सही रुख पे चलाना है। जो कमजोरियां हैं, हमारी माशी कमजोरियां हैं, वो हमारे लीडरान ने दूर करने हैं, वो IMF दूर करने नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, आम आदमी के लिए एक सवाल है मेरा कि आगे खबरें आ रही हैं, हुकूमत की तरफ से भी आ रही हैं कि बिजली भी मजीद महंगी होगी, पेट्रोल भी मजीद महंगा होगा। आपने पहले आम आदमी को एक्सप्लेन कर दिया, फर्दर इसके साथ क्या होने वाला है? देखिए, इस सिक्के के दो रुख हैं। एक रुख तो है जो हमने डिस्कस किया, जिसमें आटा है, जिसमें चीनी है, जिसमें बिजली है। ये तीनों प्योरली चीज़ें हम पाकिस्तान में बनाते हैं, रुपए देते हैं, पाकिस्तानी किसान हैं, हुकूमत जो है वो सपोर्ट प्राइसेस फिक्स करती है। अगर इन तीनों चीज़ों की कीमतें पिछले 3 सालों में 100% बढ़ गई हैं तो वो मेरी समझ से बाहर है, सिवाय इसके कि आप हुकूमती नाअहली उसको कहें। एक दूसरा रुख है जिसमें आलमी मंडियों में कीमतें बढ़ रही हैं। देखिए, तेल की कीमत जो है वो $37 की बैरल थी, आज वो 80-85 है। अब हम 85% अपना तेल जो है वो इंपोर्ट करते हैं बैरूनी ममालिक से। तो जाहिरी बात है अगर आलमी मंडियों में बढ़ेगी तो पाकिस्तान को भी तेल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। LNG जो है वो साल भर पहले, 2 साल पहले $8-10 का यूनिट था, आज वो $40-50 का यूनिट है। कोयला जो $60 का टन मिल रहा था वो आज $250 का टन है, जिससे हम इंपोर्ट करते हैं, अपने कोयले के प्लांट चलाते हैं। तो सिक्के के दोनों रुख सामने रखने हैं। आटा, चीनी और बिजली के हवाले से तो मुझे समझ नहीं आती कि वो 100% क्यों बढ़ गए हैं, लेकिन जो तेल की कीमत है वो बढ़ानी पड़ेगी अगर आलमी मंडियां बढ़ती हैं। LNG की कीमत बढ़ानी पड़ेगी अगर आलमी मंडियां बढ़ती हैं। कोयले की कीमत बढ़ानी पड़ेगी अगर आलमी मंडियां बढ़ती हैं। जी बड़ी साहब, तो मुझे सिर्फ ये बता दें डॉक्टर साहब कि आम आदमी जो IMF ने नई शराइत रखी हैं कि सब्सिडी भी ख़त्म करे, इनमें बिजली में इतनी रेज दे, पेट्रोल में इतनी दे, तो क्या आम आदमी बेहतरी की उम्मीद भी छोड़ दे? अब देखिए, हमारे यहाँ एक तारीख रही है, जो भी हुकूमत आती है वो अपनी कमज़ोरियाँ और अपनी खामियाँ जो हैं वो IMF के ऊपर डाल दिया जाता है। बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि बिजली अगर रेट बढ़ रहा है तो IMF की वजह से बढ़ रहा है, अगर महंगाई आ रही है पाकिस्तान में तो IMF की वजह से आ रही है। मेरा एक बड़ा लंबा अरसा रहा है इन मालियाती इदारों के साथ कांटेक्ट करने का और इनके साथ काम करने का। कहीं भी IMF आपको ये नहीं कहती कि आप बिजली के रेट बढ़ा दें। वो ये कहती है कि खुदाया आपके बिजली के शोबे में 400 से 500 अरब रुपए का खसारा हो रहा है, उसको आप दूर कर दें। अब दूर करने का तरीका ये है कि आप चोरी पे कंट्रोल कर लें। दूर करने का एक और तरीका ये है कि आप वसूलियां बढ़ा दें। अगर आप वसूली भी नहीं बढ़ा सकते, अगर आप चोरी भी नहीं रोक सकते, तो फिर मजबूरन आपको रेट बढ़ाना पड़ता है। IMF आपको ये नहीं कहती कि आप अपना रेट बढ़ाएं, वो कहती है खसारा दूर कर दें। IMF आपको कहीं भी ये लिख के नहीं देती कि आप अपनी करेंसी की वैल्यू डॉलर के सामने गिरा दें। वो ये कहती है कि आप ओपन मार्केट में सप्लाई की और डिमांड की जो फोर्सेस हैं उनको अलाउ करें कि वो आपकी करेंसी की वैल्यू की डिटर्मिनेशन करें। अब अगर आपने 6.5 अरब की इंपोर्ट कर दी है और आपसे एक्सपोर्ट 2.25 अरब से ऊपर की नहीं जा रही महीने की बुनियाद पे, 4-4.5 अरब डॉलर का माहाना खसारा, तो रुपया तो आपका गिरेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मगर यह कि एक अहम जो बात स्ट्राइकिंग नोट था यहाँ पे फिर कहूँगा वो यही था कि 74 मुल्कों को बर्बाद किया है IMF ने, और इस पर कल या फिर आइंदा बात करेंगे। मैं थोड़ा सा इस पर बात करना चाह रहा था मगर अब वक्त नहीं है कि कैसे उन लोगों को हम हाथ नहीं डाल सकते और उनके आलमी मालियाती इदारों से क्या ताल्लुक़ है जो हमारी बिजली महंगी करते हैं। इस पर फिर से ही अगले हफ्ते मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।